हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। ये जो हम लोग की क्लास है, जो सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लासेस हैं ये, जिसमें हम लोग जो फाउंडेशन एकदम बिल्कुल जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है या जो फाउंडेशन के रूप में अपना स्टार्ट करना चाहते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन या स्टेट कमीशन की, तो उनके लिए ये क्लास है। क्लियर है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग के सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। जो एडवांस लेवल की चीजें हैं उनको हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तब वहां पर एडवांस लेवल की चीजों पर हम लोग जाएंगे। यहां मेरा पर्पज है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाए। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होता है और उनकी बार बार ये शिकायत होती है कि सर मेरा क्लियर नहीं हो रहा है यूपीएससी, या मेरा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। तो उसके पीछे रीजन यही होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर नहीं रहता है। तो मेरा पर्पज है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाए, हर सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाए। जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपका परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस, हर चीज बहुत अच्छा होगा। क्लियर है? तो इसके पहले हम लोग ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन ये चल रहा है, तो इसमें हम लोग ये डिस्कस किया हुआ है। वहां पे हमने एक तो डिस्कस किया हुआ है कि कुछ टर्म्स हैं वो क्या क्या है, जैसे इन्वायरमेंट क्या है, हैबिटेट क्या है, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है। फिर इसके बाद हम लोग फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, और इसके बाद हमने डिस्कस किया हुआ है वहां पे कि हमारा इकोसिस्टम कैसे क्लासिफाइड किया गया है, कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो हम अपने पारिस्थितिक तंत्र को या इकोसिस्टम को हम लोग दो भाग में विभाजित करते हैं, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र। उसमें एक और होता है, जैसे वेटलैंड है, मैंग्रोव है, जो इको टोन में होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन जोन में होते हैं, स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच के होते हैं। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो ये हम लोग का पहला जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, जिसमें हम लोग स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो मेरी क्लास है ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है। और मैं इसमें जितने मटेरियल्स हैं वो इंग्लिश में होंगे, बट मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाता रहूंगा, तो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। और आप समझ समझ के साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिएगा, क्योंकि आप रेडीमेड नोट्स पे बहुत देखता हूँ कि रिलाई करते हैं स्टूडेंट, कि मार्केट से गए, बुक्स खरीद लिए, रेडीमेड नोट्स खरीद लिए, उनको लगता है कि हमारी प्रिपरेशन तो हो गई, हमने पढ़ लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप कोई भी मटेरियल खरीदिए, कितना भी स्टैंडर्ड मटेरियल हो, बट वो तो है एक्चुअल में रेडीमेड, आपके लिए तभी काम करेगा जब उसको आप पढ़ लें, समझ लें, फिर अपने शब्दों में उसको लिखें। मतलब आप उसको पहले समझिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर इसके बाद अपने शब्दों में उसको लिखिए, तभी आपका नोट्स बनेगा और आपके लिए काम करेगा। दूसरे के नोट्स पे आप रिलाई करेंगे तो देखिए, एक चीज़ तो है कि मटेरियल आपके पास आएगा, ठीक है? बट एग्ज़ामिनेशन के पहले या एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो आपको उतना ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं बेनिफिट देगा। तो आप अपना नोट्स खुद बनाइए। मेरा सजेशन यही है कि आप पढ़ लीजिए सब कुछ, समझ लीजिए सब कुछ, इसके बाद खुद के शब्दों में अपना नोट्स बनाइए, तभी वो आपके लिए काम करेगा। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम कैसे फंक्शन करता है। ये हमने क्लास में लेक्चर पहले ली हुई है। आप उसको जाके अगर नहीं देखे हैं तो जाके पहले उसको देख लीजिए कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम कैसे फंक्शन करता है, इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होती है, ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है, ट्रॉफिक लेवल के थ्रू, ठीक है? और क्या इकोसिस्टम की सर्विसेज हैं, ये सब हमने डिस्कस की हुई हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इसको हम लोग जब क्लासिफाइड करते हैं तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को हम लोग 4 भागों में विभाजित करते हैं। क्लियर है? तो पहला इकोसिस्टम क्या होता है? तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र। दूसरा क्या होता है? डेजर्ट इकोसिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। और तीसरा होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं घास पारिस्थितिक तंत्र। अब देखो, कई बुक्स में क्या है ना कि डिजर्ट को भी 2 भाग में क्लासिफाइड किया गया है। एक है हॉट डिजर्ट, मतलब उष्ण मरुस्थल, और एक है कोल्ड डिजर्ट, मतलब शीत मरुस्थल। तो कई बुक में ये पोलर इकोसिस्टम को कोल्ड डिजर्ट के रूप में ही डिफाइन किया गया है। बट पोलर जो ये पोलर इकोसिस्टम है, या जो ध्रुवीय पारिस्थितिक तंत्र है, ये कोल्ड डिजर्ट की कैटेगरी में ये तो आता है, बट ये इतना बड़ी एरिया में एग्जिस्ट करता है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल में, कि इसको एक अलग इकोसिस्टम के रूप में रिफाइन क्लासिफाइड किया गया है, या इसको समझाया गया है। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग वन बाय वन करते हुए इन सारे इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप इस सेशन को बहुत अच्छे से आप इसको सुनिएगा, इसको अपना समझ लीजिएगा, फिर इसके बाद अपने शब्दों में नोट्स बनाते हुए जरूर चलिएगा। और ये जो मेरी क्लास में पहले ही बता दिया हूँ कि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। जो एडवांस लेवल की चीजें हैं उन पे अभी फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक साथ सारी चीजों पे फोकस करने के बाद बहुत सी कंफ्यूजन आ जाती है और बहुत से प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग तैयार करते हुए चलेंगे। एक चीज मैंने देखा है कि जो यूपीएससी के स्टूडेंट होते हैं,
जब तैयारी के लिए आते हैं ना तो उनके पास पेशेंस नहीं रखते हैं वो मतलब सोचते हैं कि हमारा एक ही साल में सिलेक्शन हो जाए और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। तो वो इतना तेज अपने आप को मूव करना शुरू कर देते हैं कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बजाय पूरा उलझ जाता है। तो मेरा ये है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए। आप सोच के देखो कि जो एग्जामिनेशन प्रोसेस ही 1 साल तक चलता है, मतलब प्रीलिम्स देंगे आप जो 2026 में अपियर होंगे, वो मई के लास्ट में क्या करेंगे, प्रीलिम्स में अपियर होंगे, फिर आप मेंस में कब होगे, अगस्त सितंबर में जाके मेंस दोगे, इंटरव्यू आपका जनवरी फरवरी तक चलेगा, दिसंबर में से इंटरव्यू या जनवरी फरवरी से इंटरव्यू स्टार्ट होगा, रिजल्ट आएगा फाइनल अप्रैल या मई में। तो ये जो एग्जामिनेशन प्रोसेस ही 1 साल का चल रहा है, इसके लिए कम से कम आपको 1 से डेढ़ साल पहले बहुत अच्छे तरीके से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि कम से कम डेढ़ साल तो चाहिए ही इसके, जब आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं उसके डेढ़ साल पहले तक आपको के पहले आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी शुरू कर दें। तो आपका स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए कि पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जो हर सब्जेक्ट की फाउंडेशन है या कहते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर करते हुए चलिए। तो मेरा यही आपके साथ एक तरह से एफर्ट रहेगा कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप धैर्य से देखिए, ये नहीं कि सारी चीज़ें एक ही साथ पढ़ा दी गई, बेसिक एडवांस वो तब पढ़ाई जाती हैं जब आपको बेसिक में कन्फ्यूजन हो, बेसिक आपने पढ़ा हुआ हो, ठीक है? चलिए, तो इसको हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके कि ये इकोसिस्टम क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है। तो जैसे नाम से है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम में डोमिनेंट कौन करेगा? फॉरेस्ट। या पूरा हमारा जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, वो वनों से आच्छादित है। वन उसमें प्रमुख स्पीशीज के रूप में है और उस पूरे इकोसिस्टम में जो भी फंक्शंस हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही है, इसको पूरी तरह से गवर्न कौन कर रहा है? फॉरेस्ट। अब देखो फॉरेस्ट है, बट हम देखते हैं कि अगर हम ट्रॉपिकल एरिया से इक्वेटर से अगर पोल के साइड में जाएं तो फॉरेस्ट का जो नेचर है वो कंटिन्यूअस बदलता रहता है। जो हमारे वन हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बदलती रहती हैं। कैसे बदलती हैं? तो इसको हम लोग देखते हैं कि देखो, its expansion is seen on the entire terrestrial part, although its nature changes from the equator toward the pole। मतलब हम देखते हैं कि इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में या वन पारिस्थितिक तंत्र में पूरी तरह से वनों का विस्तार है, वो पूरे स्थलीय भाग पे, पृथ्वी के स्थलीय भाग पर इनका फैलाव पाया जाता है और ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर इनकी प्रवृत्ति जो है या इनकी विशेषताएं बदलती रहती हैं। ठीक है, अब देखो, इट मेनली इंक्लूडेड, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो पहले तो होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन होता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, फिर क्या है? ट्रॉपिकल डिसिडुअस, मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब है जो अपनी पत्तियां एक बार वर्ष में क्या करते हो? गिरा देते हो। ठीक है, तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती है। फिर क्या है? मिड लैटिट्यूड डिसिडियस, मतलब मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन। मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन का मतलब क्या है कि जो 25 से 30, 40, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और इतना ही दक्षिणी अक्षांश में जो वृक्ष पाए जाते हैं या जो वन पाए जाते हैं, ये भी क्या है? पर्णपाती प्रकार के हैं। फिर नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन क्या होते हैं? इनकी एक अलग विशेषता होती है। तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट है कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, जिसको बोरेलियल फॉरेस्ट भी कहता है या बोरियल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, कॉर्निफेरस मतलब शंकुधारी वन, इनको टैगा वन भी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये जो हम लोग का है, ये क्या है? एक्चुअल में ये हम लोग के फॉरेस्ट इकोसिस्टम के डिफरेंट टाइप्स हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि जितने भी यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन या ट्रॉपिकल डिसिडियस या मिड लैटिट्यूड डिसिडियस, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट या कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, इन सब की जो विशेषता है ये दो चीज से डिसाइड होती है। एक है टेम्परेचर, मतलब तापमान, और दूसरा है कि यहाँ पर वर्षा या ह्यूमिडिटी। तो ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी फॉरेस्ट हैं, इनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड करने का एक रीजन है कि एक तो टेम्परेचर कितना है, तापमान यहाँ पर कितना है, और दूसरा यहाँ पर वर्षा या आर्द्रता की मात्रा कितनी है। उसी के आधार पर ये सारे वन पाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अलग अलग वन होंगे तो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग एक मैप के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पूरे अर्थ पे किस तरह के वन कहाँ किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो देखिए, एक ध्यान से देखना है यहाँ पर कि ये जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, अगर हम लोग अपने इस मैप पे देखा जाए तो ये जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, ठीक है,
ये जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, इसके आसपास मतलब ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसको हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, या भूमध्य रेखीय वर्षा वन होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या, ये पूरा एरिया क्या है, ये ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल एरिया में है। अब इसमें दोनों आते हैं। एक तो देखो इक्वेटर के जस्ट 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ के आसपास जो एरिया है वो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट है या भूमध्य रेखीय सदाबहार वर्षा वन है। लेकिन इसके थोड़ा साउथ में जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ साउथ में और यहाँ नॉर्थ में, ये सब क्या है, ये इक्वेटोरियल तो नहीं है बट ट्रॉपिकल डिसोडियस है। मतलब ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन या वर्षा की मात्रा कम होती है। तो यहाँ पे जो वन होते हैं वो पर्णपाती प्रकार के होते हैं, डिसोडियस प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्लियर है? और क्यों गिराते हैं? क्योंकि यहाँ पर जल का अभाव होता है, तो ये सोचते हैं कि अगर हमारी पत्तियां रहेंगी तो इवापोट्रांसपिरेशन होगा, उनसे वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी भाप बनकर उड़ेगा, और जो पादप है या जो पेड़ है इसको पानी पानी की कमी हो जाएगी या स्कैर्सिटी ऑफ वाटर को फेस करना पड़ेगा, इसको जल अभाव की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो पेड़ हैं या वृक्ष हैं, ये बहुत स्ट्रैटेजिकली, बहुत रणनीति के साथ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं ताकि पानी का नुकसान न हो पाए। क्लियर है? फिर इसके बाद देखते हैं कि एक दूसरा होता है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मतलब है कि जो ट्रॉपिकल एरिया से थोड़ा सा दूर होते हैं, ध्रुवों की ओर जाते हैं, और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा तो होता है बट क्लियरली यहाँ पे जो मौसम होते हैं वो ग्रीष्म काल और शीतकाल का मौसम आता है। तो यहाँ एक मौसम में क्या होता है कि हमेशा जलाभाव होता है, ग्रीष्म काल में हमेशा जलाभाव होता है। तो इनको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल डिसोडियस फॉरेस्ट। मतलब ये उपोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भी होते हैं। क्लियर है? फिर एक होता है टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब है जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। शीतोष्ण कटिबंधीय वन का मतलब है कि जो ऐसे क्षेत्र में जैसे 30 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 30 से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मतलब यहाँ पर इस तरह के वन है जो एवरग्रीन है, ठीक है, सदाबहार है। लेकिन यहाँ का तापमान क्या है, थोड़ा कम रहता है, किसके, सब ट्रॉपिकल के अपेक्षा या ट्रॉपिकल के अपेक्षा। तो ये भी क्या होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, सदाबहार होते हैं। क्लियर है? फिर लास्ट है क्या है, वो है बोरियल, या जिसको हम लोग टैगा फॉरेस्ट बोलते हैं, जो कहां पे होता है, ये 50 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास होता है और 50 से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास होता है। क्योंकि दक्षिणी अक्षांश में स्थलीय भाग इस लैटिट्यूड पर नहीं है, इस अक्षांश पर दक्षिणी भाग में, दक्षिणी गोलार्ध में इस लैटिट्यूड पर, मतलब 50 से 60 या 50 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे स्थलीय भाग नहीं होते हैं। तो इसलिए जो टैगा फॉरेस्ट है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। तो इसी तरह से ध्यान रखना है कि दक्षिणी गोलार्ध में ये पारिस्थितिक तंत्र भी नहीं है, थ्योरेटिकली, कहीं छिटपुट रूप से है लेकिन ये थ्योरेटिकली नहीं है। तो ये हमने इस मैप के थ्रू देखा कि जो हमारा इकोसिस्टम है। अब हम वन बाय वन करके इन इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो जो हमारा ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम था, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमने देखा कि ये मेनली हमारे जो फॉरेस्ट हैं इनका इकोसिस्टम क्या है। तो ध्यान रखना है कि आपको इस इकोसिस्टम के बारे में जानना है कि इस इकोसिस्टम में वन जो होते हैं वो पूरी तरह से प्रभावी रहते हैं या कहा जाए कि डोमिनेंट होते हैं, और यहाँ के पूरे इकोसिस्टम को जो वन है वही क्या करते हैं, गवर्न करते हैं या वही उसको रेगुलेट करते हैं। क्लियर है? दूसरा जो हम लोग का इकोसिस्टम है वो हम लोग का इकोसिस्टम है ग्रास लैंड इकोसिस्टम। ग्रास लैंड इकोसिस्टम का मतलब है कि जहां वनस्पतियों में घास की प्रधानता है, यहाँ वृक्ष नहीं होते हैं, और अगर वृक्ष होते भी हैं तो छोटे होते हैं और बहुत छिटपुट रूप से होते हैं। बहुत क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, थोड़ी दूरी, बहुत मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे वृक्ष होंगे, और ये भी क्या होंगे, हाइट में छोटे होंगे। तो यहाँ का जो इकोसिस्टम है उसमें ग्रास क्या होती है, बहुत डोमिनेट करके रखती हैं। ग्रास जो होती है बहुत ज्यादा इसमें एक्सटेंड की होती है या फैली होती हैं। क्लियर है? कारण क्या होता है कि जो कंपटीशन होता है, वो कंपटीशन स्पीसीज के बीच में किसके लिए होता है, दो ही चीज के लिए होता है स्पीसीज के बीच में कंपटीशन। एक होता है आहार और एक होता है आवास, मतलब हैबिटेट और फूड के लिए इनके बीच में कंपटीशन होता है। तो इस कंपटीशन में इस एरिया में जो ग्रास है वो फॉरेस्ट को पछाड़ देती है या उसको डिफीट कर देती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रासेस होती हैं, घास होती हैं, उनकी यहाँ पर क्या होती है, डोमिनेंसी होती है। और ये ग्रास जो है ये दो तरह के होते हैं, एक होती है ट्रॉपिकल ग्रास, उष्णकटिबंधीय घास, और एक होती है टेम्परेट ग्रास, शीतोष्णकटिबंधीय घास।
तो यहाँ पे हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं इसको। तो देखिए, ग्रास लैंड्स आर इंक्लूडेड इन दिस इकोसिस्टम, मतलब घास का जो क्षेत्र है वो इस पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए, नेचुरल ग्रास लैंड्स आर फाउंड ऑन ऑल कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट अंटार्कटिका, मतलब जो प्राकृतिक घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र है, ये अंटार्कटिका को छोड़ के दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में थोड़ा बहुत तो पाया ही जाता है। कहीं पे ज्यादा पाया जाता है, कहीं पे कम पाया जाता है। फॉर एग्जांपल के रूप में अफ्रीका में और दक्षिण अमेरिका में और उत्तरी अमेरिका और यूरोप में, यूरेशिया मतलब एक तरह से यहाँ पे ग्रास लैंड जो है बहुत डोमिनेंट की हुई है। क्लियर है? अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, नो डेफिनिट पैटर्न ऑफ ग्रास लैंड्स हैज डेवलप्ड इन इंडिया, भारत में घासों का कोई निश्चित प्रतिरूप नहीं है, हालांकि मिला जुला है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत में किस तरह की घास है। तो भारत में कोई स्पष्ट रूप में घास क्षेत्र नहीं है, और जो था भी उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। तो नेचुरली ग्रास लैंड इंडिया में बहुत कम बचे हुए हैं। क्लियर है? rather these are definite pattern of tropical and temperate grasslands, grassland are of two types, मतलब पूरी दुनिया में दो तरह की घास क्षेत्र हैं या दो तरह के घास पारिस्थितिक तंत्र है। पहला है यहाँ पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, मतलब उष्णकटिबंधीय घास पारिस्थितिक तंत्र। यहाँ पे ग्रासलैंड है, इसके साथ हिडन रूप से है इकोसिस्टम, क्योंकि इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करें। ज्योग्राफी में भी आपको ग्रास पढ़ना है, टेम्परेट और ट्रॉपिकल, बट यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि यहाँ पर उस इकोसिस्टम को डिफाइन किया जाए। क्लियर है? तो देखो, these grasslands are found in the areas with an average annual rainfall of 100 centimeter between 5 डिग्री टू 30 डिग्री latitude north and south of the equator regions। मतलब ये ध्यान रखना है कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हैं ये उन क्षेत्रों में विकसित होती हैं जहां पर औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 100 सीएम के आसपास होती है, और इनका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, अक्षांशीय विस्तार है, वो 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में है, खास करके महाद्वीपों के आंतरिक भागों में। क्लियर है? तो ये भी कहा है महाद्वीपों के आंतरिक भाग में होती हैं जो ग्रासलैंड्स हैं, चाहे वो ट्रॉपिकल ग्रास हो और चाहे टेम्परेट ग्रास हो, वो एक्चुअल में क्या होती है, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में ही होती हैं। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान देना है, ट्रॉपिकल ग्रास इज 1.8 टू 3 मीटर्स लॉन्ग, मतलब जो ट्रॉपिकल ग्रास होती हैं इनकी जो औसत ऊंचाई होती है वो आप समझ लो कि 1.8 मीटर से 3 मीटर के बीच में होती है। अब देखो इंडिया में क्या है ना कि ट्रॉपिकल ग्रास जो पाई जाती हैं ये असम में, उत्तर प्रदेश की जो तराई वाला क्षेत्र है, ठीक है, इसमें पाई जाती थी, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ खत्म कर दी गई हैं। जो हमारे तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार का जो तराई क्षेत्र था, यहाँ पे तो पूरी तरह से समाप्त करके उसको एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, कृषि भूमि के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। थोड़ी सी ट्रॉपिकल ग्रास जो इंडिया में बची हुई है, उष्णकटिबंधीय घास बची हुई है, ये असम राज्य के मानस नेशनल पार्क में और काजीरंगा नेशनल पार्क में, मतलब ये नेशनल पार्क में थोड़ा बहुत बची हुई है, और वहां पे इनको एलिफेंट ग्रास कहा जाता है, हाथी घास कहा जाता है। हाथी घास इसलिए कहा जाता है कि देखो इनकी लेंथ इतनी हाइट होती, मतलब हाई होती है, इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, तो इनको हाथी बहुत प्यार से खाते हैं या बहुत चाव से खाते हैं, और दूसरी इनमें हाथी छुप जाते हैं। इनकी हाइट इतनी ज्यादा होती है कि हाथियों से भी ज्यादा लंबे होते हैं, तो इसलिए इनका नाम किया गया है एलिफेंट ग्रास। तो इंडिया में है थोड़ी बहुत, तो ये ट्रॉपिकल ग्रास है। टेम्परेट ग्रास इंडिया में कम है, अरावली के रीजन में थोड़ा बहुत है, लेकिन वो भी एक तरह से कहा जाए कि नेचुरली एक्सटिंक्ट है, खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो देखो, इट बिकम्स सॉफ्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड होते हैं या ट्रॉपिकल ग्रास है, उष्णकटिबंधीय घास है, जब वर्षा मौसम होता है तो ये बहुत मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जैसे ड्राई सीजन आता है, वर्षा खत्म हो जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये उस समय क्या हो जाते हैं, एकदम रूखी हो जाती हैं, या इनको कहा जाए कि स्कॉर्चेड हो जाते हैं, रूखी हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, और लगता है कि इनका न्यूट्रिशन खत्म हो गया है। लेकिन जब रेनी सीजन आता है, बारिश का मौसम होता है, तो ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत मुलायम होती हैं, और बहुत ये स्वीटनेस से भरी होती है, मतलब इनमें मिठास होती है। तो इसको जो ग्रेजिंग एनिमल हैं, चरने वाले पशु हैं, इनको बहुत प्यार से खाते हैं या बहुत अच्छे से इनको खाते हैं। तो ये हमारा ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है। ठीक है, अब इसको मैप में देखेंगे तो वहां ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो देखो इस वर्ल्ड मैप में आप देखो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ है। तो देखो, ये जो हमारा एरिया है पूरा सवाना का, जो हमारा अफ्रीका का एरिया है, ये क्या है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। ये जो देखिए, ये जो पूरा एरिया है, ये क्या है, सवाना ग्रासलैंड का। थोड़ा सा यहाँ पे भी गया है, ये सवाना घास का क्षेत्र है। ठीक है, ये जो एरिया है ये भी क्या है, सवाना घास का क्षेत्र है, ये वाला। ठीक है,
और इंडिया में थोड़ा बहुत यहाँ वाला है जो ये सवाना घास का क्षेत्र है। क्लियर है? तो ये सवाना यानी कि ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है, उष्णकटिबंधीय घास का क्षेत्र है। और बाकी जो ये नॉर्थ अमेरिका में है, यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया को मिला के है, ऑस्ट्रेलिया में है, और ये साउथ अमेरिका में है, साउथ अफ्रीका के इस भाग में है। ये क्या है? ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र हैं। अब हम लोग आते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड इकोसिस्टम या शीतोष्ण घास के जो पारिस्थितिक तंत्र है, इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेट ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। यहाँ पे ग्रासलैंड लिखा हुआ है बट समझ लिए कि इसमें हिडन रूप से इकोसिस्टम है, क्योंकि हम लोग डिस्कस किसको कर रहे हैं? इकोसिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, दीज ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट बिटवीन 30 डिग्री टू 40 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर। क्लियर है? तो ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, ये दो सभी महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाई जाती हैं। और ये कितने लैटिट्यूड पे होती है, कितने कितने डिग्री अक्षांश पे होती है? तो 30 से 45 डिग्री अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। दीज ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द कॉन्टिनेंटल क्लाइमेटिक एरियाज, मतलब जहां पे महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का मतलब जानते हो? इसका मतलब होता है वर्षा कम होती है, गर्मियों में ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ठंडियों में ज्यादा ठंडी पड़ेगी। ऐसा ही होता है, इसको कहा जाता है महाद्वीपीय क्लाइमेटिक रीजन्स। ठीक है? जहां पे क्लाइमेट पे कॉन्टिनेंट का इफेक्ट ज्यादा रहता है। क्लियर है? और ये कहाँ होती है? महाद्वीपों के आंतरिक भाग में होती हैं। वेयर द एनुअल रेनफॉल इज 25 टू 75 सेंटीमीटर पर एनम, मतलब यहाँ पर वर्षा जो होती है 25 से 75 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की में होती है। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्षा जो होती है वो कम होती है। क्लियर है? टेम्परेचर वेरिएशन करता रहता है बट जो प्रेसिपिटेशन है वो कम होती है। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखना है। टेम्परेचर इज नॉट एज इंपॉर्टेंट ऑफ फैक्टर ऑफ फॉर दीज ग्रासेस एज द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, मतलब इन घासों के विकास में तापमान का बहुत योगदान नहीं होता है। यहाँ पर इन घासों के विकास में ह्यूमिडिटी का बहुत महत्व होता है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है। तापमान कम हो या ज्यादा हो उसका उतना इफेक्ट नहीं होता है, उससे ज्यादा इफेक्ट होता है यहाँ पर आर्द्रता कितनी है, वर्षा कितनी है, मॉइस्चर कितना है यहाँ पे। ठीक है? The speciality of these plant या plain is that the climax stage of vegetation is attained in grass only। यहाँ का जो इकोसिस्टम होता है, इसमें ग्रासेस जो होती हैं, घास जो होती हैं, वो एकदम चरम समुदाय के रूप में होती हैं या क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स के रूप में होती हैं। मतलब इस इकोसिस्टम में सर्वोच्च स्थान पर होती हैं। और यहाँ पर भी ठीक वही है कि जो घास हैं, जो ग्रास हैं, ये कंपटीशन में जो प्लांट्स हैं या जो पेड़ हैं, उनको क्या करती हैं? ये पछाड़ चुकी होती हैं। जो ट्री हैं, उनको कंपटीशन में पीछे कर चुकी होती हैं। और पूरे एरिया में क्या होती हैं? ग्रासेस एक्सटेंड की होती हैं। यहाँ पर अगर ट्री हैं भी, पेड़ हैं भी, तो वो छिटपुट रूप से होते हैं, क्योंकि कंपटीशन में घास का मुकाबला नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए देखिए, द क्लाइमेक्स स्टेज ग्रास कैन बी, अब इनका देखो, इनकी भी लेंथ क्या होती है? 1.5 से 3 मीटर तक हो सकती है। बट ऑन एन एवरेज इनकी हाइट जो होती है ये ट्रॉपिकल ग्रास से कम होती है। ट्रॉपिकल ग्रास से इनकी हाइट क्या होती है? कम होती है। और ये भी क्या होती है? न्यूट्रिशन से भरी पड़ी होती हैं। इनके बहुत न्यूट्रिशन होता है, बहुत अच्छे से इनका होता है। और एनिमल क्या करते हैं? इनको बहुत अच्छे से खाते हैं। ठीक है? और ध्यान रखना है कि इनकी विशेषता जो है ना, इनकी हाइट कम होती है, ये मुलायम होती हैं। ठीक है? और जो पूरा एरिया है, अब इस मैप में देखो अगर, तो यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा नॉर्थ अमेरिका का एरिया है, जिसमें कनाडा और यूएसए है, यहाँ पे इनको प्रेरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेरीज कहा जाता है। और जो अर्जेंटीना में इनको पैम्पास कहा जाता है। ठीक है? इनको क्या कहा जाता है? नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और यूएसए में इनको प्रेरीज कहा जाता है। साउथ अमेरिका के जो अर्जेंटीना है, उसमें इनको पंपास कहा जाता है। जो साउथ अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में इनको क्या कहता है? विल्ड कहा जाता है, साउथ अफ्रीका के पार्ट में। ठीक है? और ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहा जाता है। ठीक है? और ध्यान रखना है कि जो ये यूक्रेन है, रशिया है, कजाकिस्तान है, मंगोलिया है, इन एरिया में इनको स्टेपी कहा जाता है। इस एरिया में क्या कहता है? इनको स्टेपी कहा जाता है। क्लियर है? तो ये हमारी जो है ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, शीतोष्ण घास पारिस्थितिक तंत्र है। क्लियर है? तो अभी हमने देखा उष्णकटिबंधीय घास पारिस्थितिक तंत्र, फिर हमने देखा शीतोष्ण कटिबंधीय घास पारिस्थितिक तंत्र। क्लियर है? तो ये हमने देखा दोनों जो हमारी घास पारिस्थितिक तंत्र हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो डिजर्ट पारिस्थितिक तंत्र है, जो हमारा रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र है। तो ध्यान देना है
कि हमारी पृथ्वी पर रेगिस्तान सबसे ज्यादा एरिया में एक्सटेंड करते हैं, सबसे ज्यादा क्षेत्र में विस्तृत हैं। अगर ऑन एन एवरेज लिया जाए तो हमारे पूरे जो अर्थ का लैंड एरिया है, स्थलीय भाग है, उसके 40% भाग पर क्या है, रेगिस्तान है। और मान के चलो कि 50% भाग पे क्या है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि हमारे यहाँ जितना भी अर्थ का क्षेत्रफल है, लैंड एरिया का, स्थलीय भाग का, उसके 40% भाग पे क्या है, रेगिस्तान है। ध्यान रखना है कि जब हम लोग रेगिस्तान की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उन क्षेत्रों को रेगिस्तान कहा जाता है जहां पर एनुअल प्रेसिपिटेशन जो होता है बहुत कम होता है, औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। और ये पूरा एरिया क्या है, थ्रू आउट ईयर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, मतलब जलाभाव से ग्रसित रहता है। पूरा वर्ष यहाँ पर जलाभाव पाया जाता है, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे वर्ष में यहाँ पे वर्षा कम होती है, पूरे वर्ष यहाँ की धरती सूखी रहती है। उन्हीं क्षेत्रों को किसमें डिफाइन करते हैं, रेगिस्तान। अब ध्यान रखना कि जो ये रेगिस्तान है, डिजर्ट है, अगर इसको क्लासिफाइड किया जाए रेगिस्तान को, तो ध्यान से देखना, हम लोग को इसको क्लासिफाइड करेंगे तो यहाँ पर रेगिस्तान जो होते हैं ना, डिजर्ट होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, डिजर्ट जो होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हॉट, हॉट डिजर्ट, मतलब उष्ण रेगिस्तान, और दूसरा होता है कोल्ड डिजर्ट, मतलब शीत रेगिस्तान। क्लियर है? तो ये होता है हॉट डिजर्ट और एक होता है कोल्ड डिजर्ट। यहां पर मेन जो इनका डिसाइडिंग फैक्टर होता है या निर्धारक कारक होता है, वो होता है टेम्परेचर। ठीक है, इनमें विभाजित करने का यहाँ पर डिजर्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेन निर्धारित करने वाला चीज क्या है, ह्यूमिडिटी, मतलब आर्द्रता की क्या है, यहाँ पे वर्षा की कमी है, आर्द्रता की कमी है, मॉइस्चर की कमी है, तभी तो डिजर्ट हुआ है। तो डिजर्ट को बनाने वाला मेन चीज क्या है, वर्षा का अभाव या आर्द्रता की कमी। तो उससे क्या हो जाएगा, डिजर्ट बनेगा, रेगिस्तान बनेगा। लेकिन रेगिस्तान का जो डिवीजन होता है, हॉट डिजर्ट, उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल, इसमें कौन रोल प्ले करता है, तो इसमें टेम्परेचर करता है। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वो हॉट डिजर्ट के रूप में होगा, वो उष्ण मरुस्थल के रूप में होगा, और जहां पर टेम्परेचर कम होगा वो किस रूप में होगा, कोल्ड डिजर्ट के रूप में होगा, शीत मरुस्थल के रूप में होगा। ध्यान रखना है, ये जो मरुस्थल होते हैं, इनको भी दो भाग में विभाजित किया जाता है इनके स्ट्रक्चर के आधार पर। ठीक है, इनको दो भाग में हम लोग क्लासिफाइड करते हैं जो रेगिस्तान होते हैं। एक होता है सैंड, मतलब जिनको कहते हैं रेतीले रेगिस्तान, या जहां पर बालू पाया जाता है, और एक होता है रॉकी रेगिस्तान, मतलब जहां पर चट्टान पाया जाता है या चट्टानी रेगिस्तान होते हैं। क्लियर है? उसी तरह से इसको होता है कोल्ड डिजर्ट जो होते हैं, यहाँ ऑलमोस्ट कोल्ड डिजर्ट जो होता है, यहाँ पे सैंड का पूरी तरह से अभाव होता है। थोड़ा बहुत सैंड मिल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर सैंड नहीं मिलते हैं। तो इसमें सैंड डिजर्ट जो होता है, या जो कहा जाता है कि बलुई रेगिस्तान, यहाँ पर बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर केस में यहाँ पर होंगे। थोड़ा बहुत यहाँ पर कनाडा में एक रेगिस्तान है जहां पे सैंड पाए गए हैं, और वो क्या है, कोल्ड डिजर्ट के रूप में डिफाइन किया जाता है। हालांकि वहां पे हॉट क्लाइमेटिक रीजन भी थोड़ा बहुत पहुंच जाता है, यूरोप में भी थोड़ा सा क्षेत्र में है। तो जो कोल्ड डिजर्ट होते हैं, यहाँ पर सैंडी डिजर्ट कम होते हैं, बलुई मरुस्थल कम होते हैं। ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं, ये रॉक होते हैं, रॉकी टाइप के होते हैं। ठीक है, या ये चट्टान टाइप के होते हैं, कोल्ड डिजर्ट होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, हेमिस है जो, और लद्दाख है जो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के एरिया में है। तो एक्चुअल में क्या है, ये रॉक तो है, लेकिन वहां पे जो लद्दाख का देखेंगे चट्टानी संरचना है, वहां पे बालू बहुत रेयर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इनको कहा जाता है कि जो उनका स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, तो हॉट डिजर्ट दो तरह के होते हैं, और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्लियरली ये इमरजेंस होते हैं या दिखते हैं। तो जो उष्ण मरुस्थल हैं, एक सैंड वाले होते हैं और एक चट्टान वाले होते हैं। जो कोल्ड डिजर्ट हैं, इसमें सैंड बहुत रेयर होता है, इसमें ज्यादातर क्या होते हैं, रॉकी सरफेस वाले होते हैं जो कोल्ड डिजर्ट होते हैं। या ये किसे होते हैं, आइस कवर्ड होते हैं या हिम से आच्छादित होते हैं, जो कोल्ड डिजर्ट होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारे जो डिजर्ट होते हैं, ये इस तरह से क्लासिफाइड किया गया है। बट यहाँ पर बेसिक चीज क्या होती है डिजर्ट बनने के लिए, कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्या होता है, वर्षा क्या होता है, बहुत कम होता है। वर्षण यहाँ पे बहुत कम होता है, प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है। क्लियर है?
अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा डिजर्ट इकोसिस्टम है, ये थ्रू आउट ईयर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर को फेस करता है, वर्षा के अभाव को फेस करता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ वर्ष भर जल का अभाव पाया जाता है। क्लियर है? थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। इन डिजर्ट इकोसिस्टम देयर इज लैक ऑफ मॉइस्चर फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड, मतलब यहाँ पर वर्ष भर वर्षा का अभाव पाया जाता है। ठीक है? और डिजर्ट में कहा जाता है ना कि इस एरिया में क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा, प्रेसिपिटेशन को बोलते हैं वर्षण। वर्षा इज लेस देन इवापोरेशन, मतलब इस एरिया में वर्षा की मात्रा हमेशा कम रहती है और यहां से वाष्पीकरण ज्यादा होता है। इसीलिए इस एरिया में हमेशा स्कैर्सिटी ऑफ वाटर को देखा जाता है, वर्षा के या जल के अभाव को देखा जाता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना है। तो द मेन प्लांट स्पीसीज ऑफ द डिजर्ट आर कैक्टस, यहाँ की जो मुख्य वनस्पतियां हैं, क्योंकि इकोसिस्टम में मेन क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उपभोक्ता, उन्हीं पे तो पूरा सेकेंडरी कंज्यूमर है या प्राइमरी कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर है, सब तो किस पे डिपेंड करेगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो प्लांट्स है। अगर प्लांट्स किसी क्षेत्र में है तो उन पे निर्भर रहने वाली स्पीसीज भी अच्छी तरह से वहां पर ग्रो करेंगी या बढ़ेंगी। तो यहाँ पे मेन जो प्लांट है वो क्या है, कैक्टस है, नागफनी है, एंड अकेशिया। अकेशिया मतलब क्या है, जैसे बबूल है हमारे यहाँ। ठीक है? ये इस तरह के हैं यहाँ पर। उन जो इन क्षेत्रों में क्या होता है कि पानी का कमी होती है, अभाव होता है, तो वही वनस्पतियां यहाँ पर उगती हैं जो कम जल के क्षेत्र में भी क्या कर सकें, सरवाइव कर सकें। ठीक है? मोस्ट ऑफ द डिजर्ट प्लांट्स आर थॉर्नी बुशेस, यहाँ पर जो मरुस्थली वनस्पतियां हैं वो कटीली झाड़ियां हैं, या ऐसी झाड़ियां छोटी होती हैं, बुशेज होती हैं, ज्यादा बड़े पेड़ नहीं होते हैं, और उनमें स्पाइक्स होते हैं, कांटे होते हैं, जैसे अकेसिया बबूल को आपने देखा होगा। ठीक है? desert plants usually do not have leaves, or they are very small and पॉइंटेड लिप, मतलब जो मरुस्थली पौधे हैं, इनकी लिप्स जो पत्तियां होती हैं या तो होती नहीं, जैसे नागफनी में देखते हैं कि वो अपनी पत्तियों को या तो स्पाइक में कन्वर्ट कर चुके होते हैं, या थोड़ी बहुत जो पत्तियां होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। ठीक है? तो यहाँ के डिजर्ट पत्तियां क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि पत्तियां होंगी तो इससे इवापो ट्रांसपिरेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी खत्म होगा, उड़ेगा भाप बन के। और दूसरी अगर पत्तियां होंगी तो बाकी जो पैरासाइट्स हैं या दूसरे जीव हैं वो क्या करेंगे, इन पत्तियों को खाएंगे, तो इससे जो प्रीशियस इनके पास पानी है या जो न्यूट्रिशन है वो दूसरे जीव क्या कर लेंगे, खा लेंगे, उसको उपभोग कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, तो इनकी ग्रोथ के लिए इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहाँ के जो प्लांट हैं बहुत स्ट्रेटेजिकली, बहुत रणनीति के साथ इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि हमको अपनी पत्तियों को क्या करना है, गिरा देना है, या पत्तियों को इस तरह से डेवलप कर लेना है जिससे बाकी जो पैरासाइट्स हैं या जो परजीवी हैं वो इसका उपभोग ना कर पाए। क्लियर है? तो देयर रूट्स आर वेल डेवलप्ड एंड स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, जो इन रेगिस्तानी क्षेत्र के जो वनस्पतियां हैं, इनके जो रूट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं, बहुत गहराई में पेनिट्रेट किए होते हैं, 100-100 फीट गहराई। इवन यहां तक देखा गया है कि यहाँ के रेगिस्तानी पौधे जो हैं, कुछ पौधों की जड़ें 300 फीट गहराई तक गई होती हैं जल की तलाश में, या सर्चिंग ऑफ वाटर्स, जल को तलाशने की, कि गहराई में पानी मिल जाए तो इससे इनका क्या हो जाएगा, वर्धन हो जाएगा, इनकी ग्रोथ होगी। तो यहाँ के जो प्लांट्स हैं उनकी रूट जो है बहुत डेप्थ में गई होती है, बहुत गहराई में गई होती है। ठीक है? डिजर्ट एनिमल्स आर फिजिकली एंड बिहेवियरली एडॉप्टेड टू डिजर्ट कंडीशन। देखो, यहाँ के जो जीव जंतु होते हैं जिसमें ज्यादातर एनिमल्स हैं या रेप्टाइल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं, वो क्या होते हैं, वो इस तरह का अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं या बना लेते हैं कि वो डिजर्ट इकोसिस्टम में सरवाइव कर लें। और ध्यान से देखना कि जो डिजर्ट एनिमल्स होते हैं वो ज्यादातर नॉकटर्नल होते हैं, रात्रिचर होते हैं, क्योंकि दिन में क्या होता है, हॉट डिजर्ट में खास करके, हॉट डिजर्ट में दिन में क्या होता है कि बहुत स्कॉर्ची सन होता है, बहुत एकदम चमकीला धूप होती है, और बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, और सरफेस का टेम्परेचर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें अगर जीव निकलेंगे तो क्या हो जाएंगे, दिन में ही रोस्ट हो जाएंगे, बेचारे जल के भून के खत्म हो जाएंगे। तो वो ज्यादातर क्या करते हैं, नेक्टर्नल होते हैं, रात्रि में निकलते हैं। रात के समय में क्या होता है कि सनसेट हो चुका होता है, और हमारी अर्थ जो है वो रेडिस्ट्रियल टेरेस्ट्रेशन के माध्यम से या पार्थिव विकिरण के माध्यम से ज्यादातर जो दिन में ऊर्जा पाई हुई है उसको क्या कर देती है, हमारे एटमॉस्फेयर में या स्पेस में उसको रिटर्न कर देती है, वापस कर देती है। तो जो अर्थ सरफेस है वो एज कंपेयर टू डे टाइम, रात्रि में क्या हो जाता है, ठंडा होता है। दिन के समय जितना भी उसने तापमान या गर्मी प्राप्त की है सूर्य से,
रात में धीरे-धीरे उसको विकृत करके उसको वापस कर देती है इंफ्रारेड के माध्यम से, ठीक है? अवरक्त किरणों के माध्यम से और सतह ठंडी हो जाती है। तो रात के समय यहाँ के जानवर जो हैं या जो जीव हैं वो निकलते हैं कहाँ पे? जो डिज़र्ट एरिया में खास करके जो हॉट डिज़र्ट हैं, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र हैं। क्लियर है? तो ये हमने देखा कि हॉट डिज़र्ट हमारे इंडिया में भी क्या है जो थार डिज़र्ट है, जो राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है, अरावली के वेस्ट साइड में, वो क्या है? हॉट डिज़र्ट के रूप में है। क्लियर है? और अगर इस मैप को देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पर देखेंगे कि हॉट डिज़र्ट का एरिया क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा डिज़र्ट कौन है? व्हिच इज लार्जेस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड? तो आपका सॉरी तो आपका आंसर क्या होगा? सहारा को बोल देंगे आप कि सबसे बड़ा डिज़र्ट कौन है? सहारा है। बट ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पर ये नहीं बोला है कि हॉट डिज़र्ट और कोल्ड डिज़र्ट। अगर दुनिया का सबसे बड़ा डिज़र्ट देखा जाए तो वो क्या है? वो अंटार्कटिका डिज़र्ट है, जो दक्षिणी गोलार्ध में है और बट ये क्या है? ये कोल्ड डिज़र्ट है। इसका ऑलमोस्ट जो एरिया है अंटार्कटिका का वो 1 करोड़ 42 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है अंटार्कटिका। दुनिया का लार्जेस्ट जो डिजर्ट है वो कौन है? अंटार्कटिका है। बट ये क्या है? कोल्ड डिजर्ट है। अगर मैं ये कहूं कि लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, तब वो सहारा का डिजर्ट आएगा। ठीक है, जिसकी ऑलमोस्ट एरिया जो है ये थोड़ा सा एक डिस्प्यूटेड है कि कितनी एरिया है। कहीं पे माना जाता है कि 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, मतलब लेस देन 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है ये सहारा, जो नॉर्दर्न अफ्रीका के कॉन्टिनेंट या जो एरिया है उसमें फैली हुई है। नॉर्दर्न अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में ये एग्जिस्ट करती है। सेकेंड लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट कहाँ है? वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, जो ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इंडिया में इसी तरह से कौन सा है? ये थार डिजर्ट है, जो राजस्थान में है। और थार डिजर्ट का 90% एरिया इंडिया में है और 10% एरिया कहाँ है? पाकिस्तान में। क्लियर है थार डिजर्ट का? तो ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर हॉट डिजर्ट के बारे में बात करें। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे आता है कि वर्ल्ड का सबसे एंशिएंट डिजर्ट कौन है? सबसे पुराना मरुस्थल कौन है? तो यहां पर साउथ अमेरिका के ये जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया में है, यहां पे है नामिब डिजर्ट या नामीबिया डिजर्ट। ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट डिजर्ट है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ 20 लाख साल पुराना इसको माना जाता है। कहीं कहीं पर एक्सपर्ट मानते हैं कि इसकी जो एज है इससे भी पहले की है। तो दुनिया का सबसे एंशिएंट डिजर्ट है वो नामीबिया डिजर्ट है। इसी तरह से माना जाए कि दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डिजर्ट कौन है? दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कहाँ है, जहां पर दसियों साल तक एक बूंद बारिश नहीं होती है? तो यहाँ नॉर्दर्न चिली में एक है जिसका नाम है अटकामा डिजर्ट। नॉर्दर्न चिली में एक डिजर्ट है जिसका नाम है अटकामा डिजर्ट, जो दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डिजर्ट माना जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से देखेंगे कि दुनिया में ये डिजर्ट इकोसिस्टम है। ये अफ्रीका में सहारा हो गया, यहाँ पर नामीबिया डिजर्ट हो गया और यहीं पर एक और डिजर्ट है जिसका नाम है कालाहारी डिजर्ट, जो कहाँ फैला हुआ है? बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है। ये क्या है? कालाहारी डिजर्ट। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे ये अरेबियन डिजर्ट है जो सऊदी अरेबिया में फैला हुआ है मेनली। ठीक है, ईरानियन डिजर्ट है जो ईरान में फैला हुआ है, जिसमें दस्ते लूज एवं दस्ते कबीर डिजर्ट एरिया है ईरान का। इंडिया में थार है। इसी तरह से चाइना में देखेंगे गोबी डिजर्ट है। फिर यहाँ पे देखेंगे कैस्पियन सी के आसपास एक किजिलकुल और उस्ट उस्ट डिजर्ट है। ठीक है, तो ये डिजर्ट है। फिर इस तरह से यहाँ पर देखेंगे कि जो यूएसए के कैलिफोर्निया में है, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे सोनोरोन और मोहावे डिजर्ट है जो ये कैलिफोर्निया और मैक्सिको में फैले हुए हैं। ठीक है, इजराइल में नेगेव डिजर्ट है। इजराइल का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? डिजर्ट है, जिसका नाम है नेगेव डिजर्ट। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में बहुत से डिजर्ट हैं। तो इस तरह से हमारे पूरे वर्ल्ड में डिजर्ट इकोसिस्टम एक्सटेंड किया हुआ है, फैला हुआ है। क्लियर है? आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि डिजर्ट इकोसिस्टम कैसे एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं कोल्ड डिजर्ट के बारे में कि कोल्ड डिजर्ट क्या होता है। ठीक है, कोल्ड डिजर्ट। तो ध्यान रखना कि इसके पहले ही मैंने बता दिया था कि इंडिया में डिजर्ट जो होते हैं वो कितने तरह से हैं। तो इंडिया में दोनों तरह के डिजर्ट हैं, हॉट डिजर्ट और कोल्ड डिजर्ट। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कोल्ड डिजर्ट के बारे में पहले देख लेते हैं कि देखो, अब इंडिया के बारे में देखते हैं। तो कोल्ड डिजर्ट अगर देखें तो पहले देखते हैं डिजर्ट इकोसिस्टम इंडिया। ठीक है, डिजर्ट इकोसिस्टम इन इंडिया। अब देखो, हम लोग इंडिया के मैप को देखेंगे तो वहां पर ध्यान से देखना है कि अगर हम लोग इंडिया के मैप को देखते हैं यहाँ पर, आपको वैसे वर्ल्ड का और इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए, क्योंकि आपके मेंस में जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो वहाँ पे आप मैप आपको बहुत काम आता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इंडिया का मैप जो है विद इन 2 सेकेंड हार्डली
3 सेकंड में आप क्या कर सकें, इंडिया का मैप बना सकें, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा। तो देखो यहाँ पे हमने बताया कि ये जो हमारा राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है, ये क्या है, हॉट डिजर्ट है, ये हॉट डिजर्ट है। और यहाँ पर देखेंगे जो लद्दाख का पूरा एरिया है, ये क्या है, ये कोल्ड डिजर्ट है। तो इंडिया में दोनों तरह के डिजर्ट हैं, हॉट डिजर्ट एंड कोल्ड डिजर्ट, क्लियर है। और थोड़ा सा ये जो हॉट डिजर्ट है, ये राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में, अरावली के वेस्टर्न साइड में है। कोल्ड डिजर्ट जो लद्दाख में है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड डिजर्ट और इसको बोलते हैं हॉट डिजर्ट, क्लियर है। तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ देखते हैं हम लोग कि एक ट्रॉपिकल डिजर्ट, थार डिजर्ट जो है राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में है, जो अरावली हिल के वेस्टर्न पार्ट में है। अभी जानते हैं अरावली बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गई थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया था कि इसके 100 मीटर से ऊपर जो हिल्स हैं, उन्हीं को अरावली माना जाएगा, अदरवाइज उनको हिल नहीं माना जाएगा या उसको अरावली का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो बहुत ज्यादा एक विवाद हो गया कि भाई इससे तो पूरा 91% के आसपास अरावली को हम पर्वत ही नहीं मानेंगे, तो जो हमारे यहाँ लैंड माफिया या माइनिंग माफिया है वो क्या कर जाएंगे, इसको तो खा जाएंगे। तो बहुत ज्यादा विवाद हुआ, सरकार हालांकि विड्रॉ की है। चलिए, क्लियर है। तो इसी तरह से जो हमारा है अरावली के वेस्टर्न पार्ट में थार डिजर्ट, वो क्या है, एक तरह से क्या है, वो हॉट डिजर्ट है ये, ठीक है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द डिजर्ट ऑफ सहारा। कहा जाता है कि ये क्या है, सहारा है, अरेबियन डिजर्ट उसी का ये क्या है, या पर्शियन डिजर्ट है जो ईरान में है, उसी का एक्सटेंशन है, विस्तार है, ठीक है। इट इज स्प्रेड फ्रॉम पंजाब। अब जो हमारा कहाँ पे है, इसका जो थार डिजर्ट है, इसका कुछ हिस्सा पंजाब के क्षेत्र में भी है, कुछ हरियाणा के क्षेत्र में है, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट राजस्थान में है, क्लियर है। जो पंजाब और हरियाणा में है उसको डिजर्ट के रूप में क्लासिफाइड नहीं करते हैं, उसको डिजर्ट अफेक्टेड एरिया में कहते हैं, या डिजर्टिफिकेशन से प्रभावित, मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र के रूप में है। लेकिन एक्चुअल में जो थार डिजर्ट है वो राजस्थान में है, ठीक है। द एनुअल रेनफॉल हेयर इज लेस देन 25 सेंटीमीटर पर एनम। तो जो थार का डिजर्ट है, यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है, 25 सेंटीमीटर से कम है, बट कहीं कहीं तो जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर पर एनम से भी कम है, ठीक है। due to which it is a dry and vegetation less area। अब यहाँ पे वर्षा ही नहीं होती है, तो यहाँ पे वेजिटेशन है नहीं, वही कैक्टस है, अकेशिया, यही सब छोटे छोटे जो है चीज है। मेडिसिनल प्लांट्स लाइक, अब यहाँ पे कुछ जो क्या बोलते हैं, जिनमें औषधीय गुण होते हैं, उस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं। जैसे हेना है, हेना को क्या बोलते हैं, मेहंदी बोलते हैं। ईसाबोल, आप जानते हैं कि भारत में ईसाबोल का बहुत यूज किया जाता है, जैसे इनका डाइजेशन सिस्टम खराब होता है या लूज मोशन होता है, उनको ईसाबोल की भूसी खिलाई जाती है या खाते हैं, तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में होती है। मेनी इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स आर फाउंड इन द इंडियन डिजर्ट सच एज वाइल्ड, ऐसे जंगली गधा जो कहाँ पे है, कच्छ के क्षेत्र में है, जो गुजरात का क्षेत्र है। डेजर्ट फॉक्सेस जो रेगिस्तानी लोमड़ियां हैं, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये जानते हैं कि एक पक्षी है भारत में जिसको गोदावन भी कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये इंडिया में पाई जाती है, और ये शायद सबसे बड़ी उड़ने वाली पक्षी है, इसका वेट जो है, ठीक है। और ये राजस्थान में पाई जाती है, कुछ गुजरात में पाई जाती है, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्रों, कर्नाटक के क्षेत्रों में पाई जाती है। अब इनकी संख्या बहुत कम बची हुई, ग्रेट इंडियन डिजर्ट जो होती है, या ठीक है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट बस्टर्ड भी बोलते हैं इसको, क्लियर है। तो ये इंडियन डिजर्ट के बारे में कहा गया है, या उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हम लोग आते हैं कि कोल्ड डिजर्ट का क्या होता है। तो कोल्ड डिजर्ट जानते ही हैं, इंडिया में क्या है कि लद्दाख क्षेत्र है, ये क्या है, कोल्ड डिजर्ट का भाग है। अब यहाँ पर क्या है, स्नो रिमेन्स हेयर फॉर द मोस्ट ऑफ द ईयर, पूरे साल यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, ठीक है। ड्यू टू विच देयर इज लैक ऑफ वेजिटेशन एंड ट्रीज इन दिस एरिया, क्योंकि वर्ष भर यहाँ हिमाच्छादन पाया जाता है, तापमान उतना ज्यादा होता नहीं है, और साथ में प्रेसिपिटेशन नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, और यहाँ की सॉइल भी बहुत फर्टाइल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पूरे वर्ष वनस्पतियां नहीं होती हैं, यहाँ पर वर्षा का अभाव होता है, मॉइस्चर का अभाव होता है, क्लियर है। दिस एरिया इज लोकेटेड इन द रेन शैडो एरिया ऑफ द ग्रेट हिमालय। अब यहाँ पे वर्षा क्यों नहीं होती लद्दाख क्षेत्र में, तो ये हिमालय से पीछे पड़ जाता है, ठीक है। मानसूनी पवनें जाती हैं, इस मैप में देखेंगे कि यहाँ से अगर मानसूनी पवनें जाती भी हैं, तो ये क्या है, ये ग्रेट हिमालय हमारा है, तो ये मानसूनी पवनें अगर जाती भी हैं, तो इसके इसी फ्रंट पर प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ये एरिया जो पीछे पड़ता है, ये रेन शैडो बन जाता है, मतलब वृष्टि छाया क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ली वार्ड स्लोप, या पवना विमुख ढाल जो होता है, उस एरिया में पड़ता है। तो यहां से अगर मानसूनी पवनें जाती भी हैं, तो ये पीछे पड़ जाता है, वहां पे वर्षा नहीं होती है, क्लियर है। तो इसीलिए क्या है, ये कोल्ड डिजर्ट के रूप में है, या कहा जाए कि यहाँ पे लेस प्रेसिपिटेशन होता है, कम वर्षा होती है, क्लियर है। कहाँ पे, लद्दाख में, क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है,
सो देयर इज लेस देन 10 सेंटीमीटर एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम वर्षा होती है। यहाँ का जीव जो है याक, याक आप जानते होंगे कि लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है याक, तिब्बत में भी पाया जाता है याक। तो यहाँ पे क्या है, याक जंगली भैंसा बोलते हैं, या इसको वाइल्ड कैटल के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। यहाँ का जो मेन एनिमल है, ठीक क्लियर है। तो ये जो था हम लोग का कोल्ड डिजर्ट इकोसिस्टम था, जो कहाँ पे है, जहां पे प्रेसिपिटेशन कम है और जहां पे टेम्परेचर भी क्या है, बहुत कम होता है, तो इसको बोलते हैं कोल्ड डिजर्ट इकोसिस्टम। एक नेक्स्ट इकोसिस्टम है जिसको बोलते हैं पोलर टुंड्रा इकोसिस्टम। एग्जैक्टली ये है क्या, कि ये भी कोल्ड डिजर्ट इकोसिस्टम है, बट ये पोल पे पाया जाता है, इसीलिए इसको कोल्ड डिजर्ट बोलते हैं या पोलर इकोसिस्टम बोलते हैं। और ये इकोसिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, तो देखिए, दिस इकोसिस्टम इज फाउंड अराउंड द पोल वेयर इन्वायरमेंटल कंडीशन आर एक्सट्रीमली हार्श। ये जो इकोसिस्टम है पोल वाला, ये पोल एरिया में पाया जाता है, जहां वायुमंडलीय दशाएं जो हैं या पर्यावरणीय दशाएं जो हैं बहुत ज्यादा कठोर होती हैं। क्लियर है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा एंड अल्पाइन टुंड्रा। सॉरी, आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा। अल्पाइन मतलब पर्वतों की ऊंची चोटियां जो होती हैं, ठीक है। जैसे दो यहाँ पे जो दिया गया है कि दो तरह के होते हैं, पहला होता है आर्कटिक। आर्कटिक देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो हमारा पोल है, ये जो हमारा पृथ्वी का नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो साउथ पोल पे क्या है, यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आर्कटिक या नॉर्थ पोल है, जहां पे आर्कटिक एरिया है, जिसमें ग्रीनलैंड है या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा या यूएसए है, और रशिया का भी नॉर्दर्न पार्ट है। ये जो एरिया है, ये क्या है, कोल्ड डिजर्ट के रूप में डिफाइन किया जाता है, शीत मरुस्थल के रूप में डिफाइन किया जाता है, बट ये है पोल के पास, तो इसको पोलर रीजन बोला जाता है, पोलर इकोसिस्टम बोला जाता है। अब एक दूसरा है जिसको अल्पाइन बोला जाता है, तो जो हमारे माउंटेन एरिया का मोर देन 5000 मीटर की से भी ज्यादा ऊंचाई वाली भाग हैं, मतलब 5000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली भाग हैं, ये भी क्या रहते हैं, थ्रू आउट ईयर ये स्नो कवर्ड होती हैं, पूरे वर्ष ये हिमाच्छादित होती हैं, तो इनको अल्पाइन बोला जाता है। अल्पाइन का मतलब है कि ये पर्वतीय कोल्ड डिजर्ट के रूप में डिफाइन की जाती हैं। क्लियर है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि पोलर इकोसिस्टम है, ठीक है। देयर इज ए लैक ऑफ सनलाइट इन दिस इकोसिस्टम, दोनों जगह ध्रुवों पर और अल्पाइन क्षेत्रों में सनलाइट का कम होता है। हालांकि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे सनलाइट तो मिलता है, बट वो बहुत इफेक्टिव नहीं होता, बहुत प्रभावी नहीं होता है। क्लियर है। द सर्फेस रिमेन्स कवर्ड विथ स्नो फॉर एट लीस्ट 8 मंथ। दोनों गोलार्धों में जो ध्रुव हैं, वहां कम से कम 8 से 9 महीने जो धरातल है वो बर्फ से जमा रहता है। अंटार्कटिका का तो थ्रू आउट ईयर जमा रहता है, ठीक है। क्लियर है। द वेजिटेशन ग्रोथ टाइम इज लेस देन 50 डेज, मतलब दोनों जगहों पे क्या होता है, वनस्पतियों को उगने का जो खास करके समर सीजन होता है दोनों गोलार्धों में, समर सीजन में ही वनस्पतियां उगेगी, उनको उगने का समय बहुत कम मिलता है, तो इस क्षेत्र में वनस्पतियां नहीं होती हैं, होती भी हैं तो बहुत छोटी होती हैं, लाइकेन होती हैं, मार्श होती हैं या फर्न टाइप की होती हैं, ठीक है। द आर्किड टुंड्रा इज स्प्रेड एज ए कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिप बिलो द पोलर आइस कवर एबव द ट्री लाइन। ट्री लाइन का मतलब होता है कि जहां से पहाड़ों पर या जहां स्थलीय भाग पर वनस्पतियां उगना शुरू कर देती हैं या जहां पर खत्म हो जाती हैं, क्लियर है, उसको ट्री लाइन बोलते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट इज स्प्रेड द नॉर्दर्न कनाडा, जो हमने बताया था कि उत्तरी कनाडा में फैली हुई हैं, अलास्का में यूएस के फैली हुई हैं, और यूरोपियन रशिया में फैली हुई हैं, और खास करके इसमें क्या है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, इनका जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे फैली हुई है, ग्रीनलैंड पे फैली हुई है, साइबेरिया जो रशिया का साइबेरिया, एंड द आइलैंड्स ऑफ आर्कटिक ओशन, जो आर्कटिक ओशन में आइलैंड जैसे स्वालबर्ड है या इस तरह के हैं, नोवास्कोआ है, इस तरह से हैं जो, ठीक है, यहाँ पे है। ऑन द अदर हैंड द अंटार्कटिक टुंड्रा एट द साउदर्न पोल इज वेरी स्मॉल बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स कवर्ड बाय द सी। जो हमारा आर्कटिक टुंड्रा है इसकी बात की जा रही है, लेकिन जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट है, सॉरी साउदर्न कॉन्टिनेंट के साउदर्न पोल के पास जो अंटार्कटिका है, वो तो खुद अपना क्या है, एक बहुत बड़ा कोल्ड डिजर्ट है। तो आई होप जो हम लोग का डिजर्ट वाला एरिया था उसको आपने पढ़ा, समझ लिया कि डिजर्ट क्या होते हैं, डिजर्ट इकोसिस्टम क्या है। तो हमने इसमें सबसे पहले डिस्कस किया था कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जो हमारा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, इसको कितने भागों में हम लोग विभाजित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फिर डिजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और पोलर इकोसिस्टम के रूप में हम लोगों ने इसको क्लासिफाइड किया। आई होप इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट
टॉपिक के साथ। थैंक यू।